मैम और सर नमस्ते। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आया हूँ, अजीत सिंह। मैं पीएचडी कर रहा हूँ रंगमंच पे। महिला नाटककारों ने जो नाटक लिखा है उस पे पुरुष निर्देशक और महिला निर्देशकों ने जो काम किया है, मंचन किया है, उसके संदर्भ में मुझे आप लोगों से बात करनी है। तो जैसा कि आप बोल रही हैं कि आप लोग पीर पराई नाटक जो कि विभा रानी का है उसको आपने मंचन किया है, तो मैं आप लोग के ओपिनियन और विचार जानना चाहूँगा कि इसको आपने कैसे किया है। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस पे आप कहानी क्या है मैम? यस सर, प्लीज़। विभा रानी की कहानी पीर पराई। पीर पराई कहानी विभा रानी जी का नाटक है, और जो कि उन्होंने एक सोहर पे आधारित पूरा नाटक है। छापक पेड़ छिहुलिया करके सोहर है, जिसमें जब राम जी का जन्म होता है तो उस पे ये मिथिला, बिहार में और मिथिलांचल में और बहुत सारी जगहों पे ये सोहर गाया जाता है कि राम जी के जन्म के समय में मतलब एक भोज के लिए एक हिरण के बच्चे का मांस कोमल होता है, तो भोज के लिए हिरण के बच्चे को मार के मांस पकाया गया था। तो हिरणी और कौशल्या के बीच का संवाद है, लेकिन दरअसल वो संवाद हिरणी, वो सोहर में जो कहानी है वो यही है, लेकिन दरअसल वो संवाद हिरणी और कौशल्या के बीच ना होकर प्रजा और राजा के बीच का संवाद है। चाहे वो किसी भी कालखंड की प्रजा रही हो और जो राजा रही हो, तो उसमें जो हिरणी है वो कौशल्या से गुहार लगाती कि तुम्हारे बच्चे के जन्म के लिए मेरे बच्चे को क्यों मारा गया या क्यों कत्ल किया गया। और तो इस तरह की वो भावुक बातें करती है। फिर बाद में वो बोलती है कि ठीक है, तुमने मार तो दिया है, लेकिन अब मुझे उसकी जो खाल है वो दे दो, ताकि मैं उसको मढ़वा के अपने बच्चे की प्रतिमूर्ति देखती रहूं और उसको मतलब अपने बच्चे को उस तरह से याद कर सकूँ। तो रानी कौशल्या उस खाल को भी देने से मना कर देती है, उसकी स्किन को, और ये बोलती नहीं उसको, उससे तो एक ढफली बनेगी, उस चूँकि हिरण के बच्चे का बड़ा कोमल खाल है, तो उससे एक ढफली बनेगी जिससे मेरे रामलला खेलेंगे। तो उसको देने से भी इनकार कर देती है। और अंत में फिर जब राम को वनवास होता है तब फिर वो हिरणी कौशल्या के पास आती है और उससे बोलती कि अब तुमको समझ में आ रहा है कि मतलब किस तरह की बातचीत है, एक बच्चे का बिछड़न क्या होता है, एक बच्चे से बिछड़ने की क्या होता है, अब तुम शायद मेरा दर्द समझ रही हो। फिर उस समय रानी कौशल्या ये रियलाइज़ करती है और वो दोनों हिरणी और रानी मतलब एक ही स्तर पे आ जाती हैं और दोनों एक दूसरे से गले मिल के रोती हैं। ये चीज़ नाटक में लिखा गया था कि नहीं, लेकिन हम लोगों ने इसको ऐसा डिज़ाइन किया था, और ये एक तरह से मुख्य कथा है। और दरअसल वो राजा और प्रजा के बीच की ही बातचीत है पूरे नाटक में। जी सर, बोलते रहिए सर। और उसको डिज़ाइन भी हम लोगों ने ऐसा किया था कि एक तरफ पूरा कौशल्या का राजमहल रहता है जी, और वो भी पूरा क्राफ्ट और सिंहासन वगैरह से, और वहाँ पे एक पालना रखा रहता है जी। दूसरी तरफ एक पेड़ है जी, और एक तरफ से वो हिरणी का दोनों, क्योंकि दोनों अलग अलग बातचीत कर रहे हैं। दोनों के बड़े लंबे संवाद हैं, अलग अलग बातचीत है, और अधिकतर वो काव्यात्मक ही है पूरे संवाद। और रानी के जो संवाद है उसमें थोड़ा सा दम्भ और राजसी ठाठ है, और जो हिरणी में है उसमें एक याचना और एक गुहार है कि मेरा बच्चा मुझे दे दो। दोनों अलग अलग जोन में बैठ के बात कर रही हैं, उनका लाइट का जोन भी अलग है। उसको हमने रंगों से इस तरह से सजाया था कि हिरणी वाला जोन हमने पूरा ग्रीन कलर में रखा था, जंगल का है, और रानी कौशल्या वाला हमने सुनहरे कलर का या ऑरेंज कलर का रखा था, ताकि वो एक राजमहल का पूरा। अच्छा सर, सवाल ये है कि प्रस्तुति की जो शैली है इस नाटक में आपने कौन सी शैली अपनाई है? संगीत प्रधान है या लोक नाट्य शैली पे है, यथार्थवादी शैली है, एब्सर्ड प्रधान ही है, संगीत प्रधान शैली है? क्योंकि वो सोहर पे आधारित था, तो वो शुरुआत में जो सोहर रहती है जी, समझ लीजिए वो पूरे नाटक का जिस्ट है, पूरे नाटक में वही है। तो वो है तो पूरा संगीत प्रधान, क्योंकि हमारी इसमें पूरी हमने डिज़ाइन भी वैसे ही किया था जी, कि संगीत जो था पूरा जी, लाइव था, और उसमें स्टेज पे मंच पर ही पूरा संगीत रहता है, जितने भी गायक वादक सब रहते हैं वो सारे।
एक तरफ कौशल्या का जोन है, एक तरफ हिरणी का जोन है, और इन दोनों को पीछे पूरा म्यूजिक पिट बैठा रहता है। जी और उनको भी दृश्यों से इस तरह की, एक तरफ से ग्रीन लाइट पड़ रही है और एक तरफ से ऑरेंज लाइट पड़ रही है। तो जी। हर म्यूजिक पिट वाले का चेहरा आधा ग्रीन और आधा ऑरेंज दिखाई देता है। तो ये जो म्यूजिक पिट रहता है वो कौशल्या की भी बात कहता है गानों के माध्यम से, और हिरणी की भी बात करता है। और इसमें कई गाने हैं जी जो कि दृश्य को और कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अपनी बात कहते हैं, कौशल्या की भी और हिरणी की भी। और इसीलिए म्यूजिक पिट दोनों को कनेक्ट करता है, हिरणी और कौशल्या दोनों की बातें। और रंगों से भी वो कनेक्ट होता है, संगीत से भी कनेक्ट होता है, और इसमें बीच में कई नृत्य भी हैं। ये पूरा संगीत और नृत्य प्रधान नाटक है, और लेकिन पात्र दो ही मुख्य हैं, जी कौशल्या और हिरणी, मतलब राजा और प्रजा। राजा और प्रजा के बीच की ही बातचीत है। सर, मंच परिकल्पना कैसे आपने की है? मंचों में क्या क्या प्रयोग किया है, जैसे कि पर्दा, घड़ा, चूड़ियाँ जैसे नाटकों में इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपने इस यहाँ पे क्या यूज़ किया है? मंचन कैसे किया है, क्या क्या चीज़ों का महल इस्तेमाल? के साइड के लिए कटआउट्स थे, एक राजमहल का पिलर या उसका राजसी लुक दिखाने के लिए। जी। सिर्फ जी मैम। यदि हमको राज दरबार दिखाना है कौशल्या का, तो उस पे कटआउट्स यूज़ करे थे। जी और उसको पूरा गोल्डन यूज़ करा था। और जो कौशल्या का बेडरूम है, उसका बहुत राजसी पलंग है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा कटआउट है जिसमें एक सुनहरा कलर की बॉल्स लटक रही है। मतलब वो थोड़ा सा आर्ट एंड क्राफ्ट है, जो कि इस शहर के बहुत बड़े पेंटर और आर्टिस्ट विनय अंबर जी हैं, अच्छा। उन्होंने डिज़ाइन किया था इसका वो। और बीच में जब राम का जन्म होता है तो राम का पालना भी फिर उस दृश्य में आता है, राम का पालना भी रहता है। तो ये कौशल्या वाला राजमहल वाला जोन हो गया। दूसरी तरफ हिरणी के लिए एक पेड़ है, उसमें खूब रंग बिरंगे पत्ते हैं, और वो भी पूरा क्राफ्ट से तैयार हुआ था। उस पेड़ के नीचे हिरणी बैठी रहती है और अपना दुखड़ा रोती रहती है। तो हिरणी के यहाँ सिर्फ एक पेड़ है जी जो हिरणी के जंगल का प्रतीक है। पीछे पूरा म्यूजिक पिट है, जिसपे मतलब दो तरह की लाइट्स पड़ रही हैं उनके चेहरों पे, और सारे संगीतकार, बांसुरी वादक, सितार, हारमोनियम, तबला, ढोलक और गायक मंडली ये पूरी पीछे बैठी हुई है। तो ये दोनों को कनेक्ट करती है। तो ये इसकी डिज़ाइनिंग थी। जी। अच्छा सर, चरित्रांकन, करेक्टराइजेशन आपने मतलब चरित्रों को कैसे उभारा है, कैसे प्रस्तुति किया है, मतलब चरित्र कैसा दिखाया है उनको, करेक्टर कौशल्या और हिरणी का किस तरीके से? कौशल्या की तो जैसी राजसी वेशभूषा रहती है वो रहती है। कौशल्या को जो हमने दिखाया कि जो उसके संवाद भी जिस तरह के हैं कि उसमें एक राजसी ठसक है, और जी। वो प्रजा की बात को उतनी थोड़ी सी तवज्जो नहीं दे रही है। पूरे नाटक का जो मतलब उसमें जो संवाद जिस तरह से वो बार बार मना कर देती है देने की, उसका एक राजसी वो है। और राजमहल है, उसमें एक थोड़ा सा ईगो भी है जो एक सत्ता में होता है, सत्ता की बात है। और हिरणी याचक की याचना की की पॉइंट ऑफ व्यू से है। हिरणी के लिए हमने उसको एक बस सींग का लुक दिया था, उसका एक सींग बनाया था, ऐसा रेगजीन का चमड़ी जैसा जो लुक देता था। और हिरणी के मूवमेंट, डांसिंग मूवमेंट रखे थे इन्होंने, मतलब थोड़ा सा जब वो चल के आती थी तो जैसे हिरणी कुलाचे भरते हुए आती है तो वो उस तरह से कुलाचे भरती, उसके मूवमेंट बिल्कुल हिरणी जैसे रखे थे, जिस तरह से हिरन कूदते हुए या खुदकते हुए चलता है। मतलब महिला के ड्रेस में ही थी? हाँ, महिला के ड्रेस में ही थी। अच्छा। वो एक तरह मतलब उसका जो कलर था वो चूड़ीदार कुर्ता और लंबा कुर्ता, और उसमें जैसे हिरन के शरीर पे जिस तरह से स्पॉट्स होते हैं जी, मतलब चीतल के शरीर में उस तरह के स्पॉट्स उसके शरीर पे पेंट से उसके कुर्ते पे बनाए थे जी। और सींग था, और उसके नाक और आँखों को उस तरह से पेंट किया था विनय अंबर जी ने, ताकि वो उसका चेहरा पूरा एक हिरन का आँख और वो अच्छे हिरन का जैसा लुक देता था जी। बाकी उसके संवाद अदायगी और वो सब तो बिल्कुल जैसा मतलब नाटकीय शैली था। नाटक, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, नृत्य सबका इसमें समावेश था, मतलब इस पूरे नाटक में। अच्छा, चरित्रों के जो संवाद हैं सर, उसको क्या वो बॉडी लैंग्वेज से सूट करते हैं, इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं? आप कॉस्ट्यूम के अकॉर्डिंग हैं, अपने समय के अकॉर्डिंग हैं, या समय से आगे के डायलॉग हैं, उस पर आपकी क्या ओपिनियन है?
कॉस्ट्यूम और संवाद अदायगी जो थी वो बहुत ही, जो विभा रानी जी ने लिखा है और इतना अच्छा लिखा है, शायद विवेचना रंगमंडल और हम लोग ही थे और किसी ने किया है देश भर में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पीर पराई का हम लोगों ने ही मतलब सबसे पहले शो किया था जी। और उसके बाद किसी ने किया हो तो मुझे नहीं मालूम। तो संवाद अदायगी और अभिनय बड़ा ही मार्मिक बनता था और मतलब जो महिलाएं थी, जैसे मुझे याद आता है कि बचपन में जब मैं जुदाई और मांग भरो सजना जैसी फिल्म या संतोषी माता लेके जब महिलाएं जब फिल्मों से निकलती थी तो रोते हुए निकलती थी जी। तो इस नाटक के साथ भी हमारा वो अनुभव रहा है कि जितना भी महिला वर्ग था जब ये नाटक देख के निकलती थी तो सबकी आंखें भीगी हुई और वो मतलब रोती हुई निकलती थी और लोग कनेक्ट करते थे इस नाटक से। मतलब डायलॉग्स इमोशन से कनेक्ट थे सर ना, आप ये बोल रहे हैं? हाँ, और हमने इसको डबल कास्टिंग भी किया था, मतलब हमारे पास 2-2, 3-3 कौशल्या थी जिसमें हमारे पास महिला पात्रों की प्रक्रिया थी और हिरणी भी 2-3 लोगों ने किया अलग अलग। आज तक वो लोग मुंबई में स्टैब्लिश हैं और बहुत सारे फिल्मों और सीरियलों में वो लोग एक्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, इस नाटक में ध्वनि संगीत के बारे में आप कुछ बताएंगे तो अच्छा होगा। संगीत का कैसे यूज़ किया, साउंड का कैसे यूज़ किया, जैसे कि खुशी के एक्सप्रेशंस के लिए, आपका दुख है कहीं या और कोई भाव हैं उसके लिए, कैसे संगीत किस तरीके का था, कैसे था सर? इसका लोक संगीत ही था। अच्छा, लोक संगीत ही मिश्रण था। एक जगह ज़रूर लोरी का उपयोग हुआ है, लोक और शास्त्रीय का मिश्रण ही था इसके संगीत में। शास्त्रीय बहुत कम था, लोक को ज़्यादा रखा है क्योंकि सोहर तो अपने आप में ही फोक है अच्छा खासा। अच्छा, आप किसका मैम? सोहर सोहर का यूज़ हुआ है ना? सोहर तो अपने आप में ही फोक है पूरा, और पूरा भाव है उसमें। एक गाने में आल्हा का भी प्रयोग हुआ है जी, आल्हा। और जहाँ खुशी का दिखाना था वहाँ पे थोड़ी सी फास्ट म्यूजिक और उसमें डांस भी डाल दिया थोड़ा सा। ओके। वो जो पात्र जो म्यूजिक पक्ष था उसी में से डांसर निकलते हैं तो वो डांस वगैरह कर लेते तो वो एक खुशी का माहौल दिख गया। और जब हमको दुख दिखाना है तो उसमें हम लोग ने सोहर का बहुत मार्मिक पक्ष रख कर और उसको ज़्यादातर उस पक्ष को जो सितार या बांसुरी या सितार में ही निकाला। इसका मतलब बहुत ही युवा संगीत निर्देशक थे उस समय, मतलब अभी भी हैं, रायपुर में बदल गए हैं, डॉक्टर सुयोग पाठक ने पूरा संगीत दिया था इसका। अच्छा, डॉक्टर सुयोग पाठक जी। और पूरा गाया था हमारे जी, हमारी पूरी संस्था के लोगों ने गाया था। सर, प्रकाश परिकल्पना के बारे में बताइए, लाइटिंग का यूज़ कैसे किया था? वो इनने संभाला। मैं उसके पहले एज अ सिर्फ एक एक्टर था और 1-2 प्ले बस डायरेक्ट किए थे जी। क्योंकि मैं नाटक से शुरू से जुड़ा रहा और मेरा ये मानना था, तो मेरे जीवन का जो पहला लाइट डिज़ाइन मैंने किया जी, पीर पराई के लिए किया। उसके पहले मैंने कभी किसी नाटक में लाइट्स की नहीं थी, तो ये मेरे, और आज उसके बाद मैंने अभी तक बहुत सारे नाटकों में लाइट्स की हैं, लेकिन पीर पराई मेरा पहला नाटक था जिसमें मैंने लाइट की, क्योंकि मैंने निर्देशित का भी थोड़ा सा एक्टिंग पोर्शंस वाला था, अधिकतर तो काम इनका ही था, पूरा म्यूज़िक, कोरियोग्राफी और डिज़ाइनिंग जी। लेकिन थोड़ा सा चूँकि मुझे लगता है कि लाइट वही ऑपरेट कर सकता है या डिज़ाइन कर सकता है जो उस नाटक की प्रक्रिया से शुरू से लेकर अंत तक जुड़ा रहे जी, और जिसको पूरा नाटक याद है। जी। तो चूँकि मैं नाटक की शुरू से लेकर अंत तक प्रक्रिया से जुड़ा रहा, तो जब नाटक चल रहा था तभी मेरे दिमाग में चलने लगा था कि इसकी लाइट मैं ही करूँगा, क्योंकि 2 ही पात्र हैं, लेकिन कब कौन पात्र का संवाद खत्म हो रहा और कब किसका शुरू हो रहा है ये मुझे ही याद था। और म्यूज़िक पीछे हमने उसको बैठाई हुई थी, तो वो अपने आप मतलब कुछ चीज़ें सूझी कि भाई एक तरफ जंगल है तो हरा कलर यूज़ किया, एक तरफ गोल्डन या ऑरेंज कलर यूज़ किया, और राजा और सत्ता के बीच का संवाद है और म्यूज़िक पिट है, तो जब एक तरफ से म्यूज़िक पिट के ऊपर ग्रीन लाइट पड़ रही है, आधे चेहरे पे आधे पे ऑरेंज, तो उस तरह का बड़ा खूबसूरत दृश्य बनता था। जब रात को रानी लोरी गा के रामलीला को सुना रही है तो उस समय पूरी ब्लू लाइट्स आती थी पूरे राजमहल पर, और इस तरह एक पालने के ऊपर एक छोटी सी लाइट का सोर्स आता था, तो वो सब बड़ा खूबसूरत दृश्य बनता था जी। और अंत में बीच में एक कॉमन जोन था जहाँ पे प्लेन लाइट थी, जब रानी और कौशल्या मतलब बिटिया जब वो रानी के महल से निकलती है हिरणी और अपने बच्चे को लेकर विलाप करती है, तो उस एक सेंट्रल जोन में उसको एक अलग स्पॉट देके उसको उभारा गया था।
तो ये मेरे जीवन का पहला लाइट डिज़ाइनिंग था और मुझे बहुत मज़ा आया था इसको ऑपरेट करने में। जी। अच्छा हाँ, शुरू में भी इसमें एक दृश्य है कि दो पात्र और आते हैं, एक महंत आता है और एक उसका चेला आता है जो कि बोलता है कि सूर्यवंश का नाम और तप कौन है देवे जी उसको विसार, और उसको मतलब उसका जो चेला है उसको रिपीट करता है। तो वो आता है और जब सोहर चलता है शुरू में तो वो महंत आता है, एक हल्की सी लाइट पड़ती है और वो एक तरह से शुद्धिकरण कर रहा है मंच को, वो पानी लेके छिड़कता है जी। तो उस दृश्य को हमने इस तरह से लाइट से डिज़ाइन किया था कि जब वो महंत आता है और सोहर पीछे म्यूजिक पिट चल रहा है, म्यूजिक पिट पे हल्की लाइट पड़ रही है, तो एक एक जिस जोन में जाता है, जैसे उसने पेड़ के ऊपर पानी छिड़का है हिरणी की पेड़ के ऊपर, तो हिरणी का पेड़ एकदम से लाइट जल जाती थी, मतलब वो शुद्ध कर रहा था पानी से और वो लाइट जल रही थी। फिर वो म्यूजिक पिट पे जाके पानी छिड़कता है तो म्यूजिक पिट की लाइट एकदम से आ जाती है। फिर वो कौशल्या के राजमहल में आता है, वो जो पालना है उसके ऊपर लाइट पानी छिड़कता है तो पालने के ऊपर लाइट आ जाती थी। फिर कौशल्या के बेड के ऊपर ये सोहर चल रहा है और ये महंत और उसका चेला घूम के एक तरह से पूरा शुद्धिकरण करते हैं, फिर पूरे मंच पे लाइट आ जाती है और फिर वो बीच में अपना संवाद शुरू करते हैं। तो लाइट के ज़रिए भी हमने एक मतलब जोन को उसको उभारा था और उसको प्रज्वलित किया था, और एक तरह से वो जो एक रिचुअल्स होती है पूजा पाठ की, वो भी उस तरह से उसमें, मतलब लाइट को आप एक तरीके से नए तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन था सर। मतलब मेरा तो पहला ही अनुभव था लाइट करने का, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। जी सर। सर इस प्ले की आप मतलब किस तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं, आपके एक्सप्लेनेशन क्या, स्त्रीवादी दृष्टिकोण से देखने पे अगर ये नाटक कैसा है, अगर पुरुषवादी दृष्टिकोण से अगर आपका मतलब किस नज़रिए से ये नाटक देखा जाए आपके हिसाब से? मुझे लगता है इस नाटक में सिर्फ राजा और प्रजा के बीच की बातचीत है। नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष कोई नहीं, वो चाहे जो भी एक राजसत्ता और एक जनता, राजसत्ता और जनता, एक जनता, आम जनता, यही है, यदि समझने वाला है यदि तो यही समझ, इसी को समझना चाहिए। पूरी स्टोरी एक्चुअली यही है जी। वो अपन ने कैरेक्टर बना दिए कि हिरणी है, तो कौशल्या है ना, वो उससे अपना मांग रही है, वो नहीं देना चाहती, तो बस मेन ये है राजसत्ता और आम जनता। बस ये आम जनता मतलब सत्ता से बहुत कुछ चाहती है, मांगती है, लेकिन सत्ता अपने दंभ में जो नकारती है या उसकी नहीं सुनती है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे संवादों में हिरणी और कौशल्या अपनी एक संवाद कर रही हैं जी, लेकिन वो बात राजसत्ता और प्रजा की ही हो रही, जनता और प्रजा के बीच, मतलब जनता और राजा के बीच का ही संवाद है। आप उसमें जब आप पूरे पढ़ेंगे ना स्क्रिप्ट जी यहाँ से तब आपको समझ में आएगा, उसमें है इस तरह के भयंकर रिलेटेबल ये डायलॉग्स हैं जो सत्ता और जनता के बीच का ही संवाद है। अच्छा, मतलब ये नाटक मौजूद है अमेजन पे होगा मैम? ना, कहाँ से मंगाया था आपने? विभा रानी जी ने। विभा रानी जी ने उनको टाइप दी स्क्रिप्ट दी थी। विभा रानी जी यहाँ पे अपना वो पेट्रोलियम विभाग में थी। और मैम क्या वो स्क्रिप्ट मौजूद होगी कहीं सॉफ्ट फॉर्म में? मिल जाएगी। हाँ सर, सॉफ्ट फॉर्म में, क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ेगा वो, इसलिए सर। अच्छा सर, ये बताइए आप रंगमंच में स्त्री निर्देशिकाओं को आने को किस तरीके से देख रहे हैं? इनके आने से रंगमंच आपको लग रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा, प्रारंभिक स्टेज में है, सेकेंडरी स्टेज में है, कि अभी बहुत दूर जाना है? क्योंकि रंगमंच पहले था पुरुषवादी, सत्तावादी था, मजबूरियां भी रही होंगी क्योंकि पहले महिलाएं नहीं आती थी, हमारा समाज ऐसे था। तो 80 के दशक के बाद आपका धीरे धीरे महिलाएं आना शुरू हुई हैं, तो ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको लगता है कि जो पहले क्या इनकम्प्लीटनेस था, क्योंकि कुछ एक पक्ष, स्त्रियों का एक पक्ष जिस तरीके से, क्योंकि कोई भी चीज़, हर चीज़ का दो नज़रिया होता है, एक पुरुष पक्ष का होता है, एक स्त्री पक्ष का होता है। तो जो मंचन होता था उस पर एक पक्ष तो हमेशा मौजूद था, पुरुष पक्ष, लेकिन स्त्री पक्ष कहीं गौड़ था या गायब था। तो आपको लग रहा है, आपको क्या लगता है कि स्त्रियों के आने से, निर्देशिकाओं के आने से कुछ डेवलपमेंट हो रहा है रंगमंच का? हिंदी बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि अभी बहुत दूर जाना है, प्रारंभिक स्टेज में है, शैशवावस्था में है, बाल्यावस्था में, आपको क्या लगता है? आप लोग के मतलब विचार क्या हैं? हम तो स्त्री हैं, पुरुष क्या सोचता है बताओ? हाँ, नज़रिया किसी चीज़ पे एकदम आ जाता है। मैं जैसे आप कमरे को अगर सजाने को बोल दूँ मैं, तो आपका अलग तरीके से सजाएंगे, सर अलग तरीके से सजाएंगे। हाँ, उसका एक उदाहरण अभी बता रहे हैं। हाँ। आषाढ़ का एक दिन रिहर्सल हो रही थी, ठीक है, उसमें शायद जो मल्लिका रहती है वो उसको जाते टाइम
कालिदास को जाते टाइम विदा करती है, बड़े भावुक होकर विदा करती है। तो चल रहा था, उसने विदा के टाइम कालिदास चूँकि उसका प्रेमी रहता है तो वो सिर पे हाथ रखती है। हमने कहा नहीं, सिर पे हाथ तो एक प्रेमिका नहीं रखेगी ना, कहाँ रखेगी वो? इतनी भावुक होगी या तो छाती पे रखेगी या उसकी छाती पे रखेगी। तो ये एक जरा सा दृष्टिकोण थोड़ा सा चेंज हो जाता है, होता है, फ़र्क होता है तो मैम जी। वो चेंज हो जाता है। आप देखिए नर्चरिंग का फ़र्क पड़ता है। बच्चियों को शुरू में डाल दिया जाता है, नहीं बच्चे को बंदूक थमाते हैं, तो ये फ़र्क होता है। हाँ। तो आप अभी जैसे कि जेंडर स्टडीज़ पढ़ रहा था आपका, तो बोल रहे थे कि मैनिपुलेशन, कैनलाइजेशन, वर्बल अपीलेशन, 4-5 प्रोसेस हैं। जैसे सोशलाइजेशन होगा आपका, आपका डिसोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन, प्री सोशलाइजेशन, लड़कियों को कैसे तैयार किया जाता है, शादी के बाद कैसे आपको एक्ट करना है। तो ये सब चीज़ें तो हमारे सोसाइटी में एक तरीके से बच्चों को तैयार किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, आप ये बोलिए। इवन उन्होंने बोला है कि वुमेन इज़ नॉट बॉर्न, सी इज़ मेड। फ्रेंच राइटर हैं, तो उन्होंने बोला कि औरतें पैदा नहीं होती, उन्हें बनाया जाता है। इवन आप फॉरेन की सोसाइटी में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अफ्रीका की एक सोसाइटी है जहाँ पे कि एक लड़का कौन सा रोल करेगा, औरतें कौन सी रोल करेंगी, उनको कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है दोनों को। जो पास करता है वो पुरुषों की भूमिका बाहर का निभाता है और घर का काम जो फेल होता है। तो ये हर जगह अलग। आप अंडमान में चले जाइए, साउथ में एक ब्राह्मण फैमिली है, वहाँ पे औरतें बाहर का काम करती हैं, पुरुष घर संभालते हैं। वहाँ पे मैट्रियार्चल है, पैट्रियार्चल सोसाइटी वहाँ पे भी नहीं है। तो ये है, तो ये मैंने जो देखा है कि जो रंगमंच में जब से जी हम लोगों ने साथ में काम किया है, हम पुरुषों की नज़र से बहुत सारी चीज़ें जो चूक जाती हैं जिनको महिलाएं बड़े अच्छे से पकड़ती हैं और बड़े बैलेंस्ड वे में पकड़ती हैं। जी खासकर जबकि हमारे नाटक में ठीक है कि एक्टिंग पोर्शन या एक्सप्रेशन पोर्शन या स्पीच पोर्शन हम संभालते हैं, लेकिन जहाँ नाजुकी की बात रहती है, जहाँ संगीत की बात रहती है, जहाँ गति की बात रहती है, जहाँ पे कोमलता की बात रहती है, वो सारे पोर्शन इनको ज़्यादा अच्छे सूझते हैं, ज़्यादा अच्छे संभालती हैं। चाहे वो खामोश हम लोग कर रहे हों, चाहे वो आधे अधूरे कर रहे हों या पीर पराई कर रहे हों, तो पीर पराई में अधिकतर इनका ही काम है। और महिला निर्देशिकाएँ अब तो बहुत बढ़ी हैं, शहर में भी और शहर के बाहर भी, और इनको आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी एक अलग दृष्टि रहती है जी। और बहुत ही मतलब बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसे और महिला निर्देशकों को आना चाहिए। और हमने तो बहुत ताकत महसूस की है कि हमारे साथ जितनी भी महिलाएं रही हैं, चाहे वो निर्देशिका के रूप में सहयोगी रही हों या अभिनेत्री के रूप में रही हों, उनसे बहुत कुछ, कई बार जो हमारी नज़रें चूक जाती हैं वो इनकी बारीक और पैनी नज़रें और इनके अनुभव या इनकी भावनाएं उस चीज़ को पकड़ लेती हैं। चाहे वो अभिनेत्री के रूप में हो जी, जब ये सावित्री के रूप में हमारे सामने मंच पर होती हैं या खामोश अदालत जारी में होती हैं, या एज अ निर्देशिका रहती हैं तब भी। जी। अच्छा सर, ये भोपाल का जो भोपाल बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश एमपी में रंगमंच की क्या स्थिति है, उस पर कुछ आपके विचार जानना चाहूँगा आप लोग के। यहाँ पे रंगमंच, हिंदी रंगमंच कैसा है, पुरुषों की स्थिति कैसी है रंगमंच में एज ए डायरेक्टर, एज ए एक्टर, और महिलाओं की क्या स्थिति है, और कुल मिला के रंगमंच कैसा है यहाँ पे, उसकी स्थिति। देखिए, भोपाल में तो नाटक बहुत हो रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि स्तरीय काम बहुत कम है। जी। आजकल जो रेपेट्री और रेपेट्री ग्रांट वगैरह जो मिलने लगी है, उसके कारण लोग खाना पूर्ति अधिक कर रहे हैं। ओके। क्वालिटी वर्क बहुत कम हो रहा है। जी। जबलपुर शहर में भी क्वालिटी वर्क मध्य प्रदेश में, जैसे कि अगर मैं कहूँ तो मुझे 2-3 निर्देशक ऐसे हैं जिनका काम बहुत अच्छा लगता है। जी सर, कौन? एक भोपाल के हैं अनूप जोशी बंटी। अनूप जोशी बंटी। हालांकि अभी अधिकतर बहुत बड़े प्रोग्राम्स और बहुत विदेशों में जाके लाइट डिज़ाइनिंग के बहुत महारथी हैं, बहुत ही अच्छी इनकी लाइट डिज़ाइन रहती है, लेकिन इनका निर्देशन भी बहुत अच्छा रहता है। जी। बहुत कम नाटक करते हैं, बहुत चुनिंदा करते हैं, लेकिन इनके नाटक देखने लायक रहते हैं। दूसरा एक नाम जो मुझे आता है, जिसका काम बेहद अच्छा है, एकदम युवा निर्देशक है, कवि हृदय है, बहुत अच्छा पेंटर या फाइन आर्ट का स्टूडेंट है, सौरभ अनंत, भोपाल में। और सौरभ अनंत के साथ उनके जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं हेमंत देवलेकर, वो खुद एक कवि हैं और बहुत अच्छे संगीतज्ञ हैं। श्वेता केतकर हैं उनके साथ।
तो ये सौरभ का भी काम इसलिए बेहतर है कि उनके साथ एक बहुत ही समझदार महिला श्वेता केतकर के रूप में जुड़ी हुई हैं, जो कि एक तरह से बहुत बड़ा महिला पक्ष संभालती है। जी और महिलाओं के जुड़ने से वो बहुत अच्छा है। इसी तरह जबलपुर में भी हमारे साथ ये तो हैं, इसलिए हमारा काम भी थोड़ा हाँ प्रगति के कारण एक महिला के होने से मैं बता रहा हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरह आशीष मोना पाठक है जो समागम रंग मंडल, उसके साथ स्वाति जब से जुड़ी है तब से उसकी ताकत भी बढ़ गई है। हालांकि भी बहुत शुरुआत है, उन्होंने कुछ प्लेस डायरेक्ट किए हैं, लेकिन स्वाति के आने के बाद से आशीष के ग्रुप की और आशीष की भी ताकत बढ़ गई है। वही जो आप महिलाओं की बात कर रहे थे, महिलाओं के किसी ग्रुप में अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है तो उस ग्रुप की ताकत दुगनी हो जाती है। जी तो सौरभ अनंत का एक काम बहुत ही काबिल तारीफ है भोपाल में, और एक अनूप जोशी बंटी का, जी एक हमारी संस्था है जो लगातार और निरंतर 365 दिन काम करती है, समागम रंगमंडल है जो कि लगातार काम कर रहा है, और नाट्य लोक है जबलपुर में जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। वहाँ पे दविंदर सिंह है और उनके साथ भी अच्छा काम इसलिए हो रहा है कि उनके साथ महिलाओं की पूरी फौज है। शिप्रा सुल्लेदे जी के मार्गदर्शन में उनकी जो पूरी महिला विंग है, जानकी बैंड, जी तो वो एक अलग तरह का काम कर रहे हैं। हालांकि नाटक बहुत ज़्यादा स्तरीय नाटक उनके नहीं है, नाटक लेकिन संगीत के प्रोग्राम वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उनके पास टीम अच्छी है, लेकिन अभी तक ऐसा नाटक कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छा काम और निरंतर हाँ, काम कर रहे हैं, गंभीर काम कर रहे हैं। नाट्य जगत में यदि महिला है जी तो एक तो ये तो पूरा टीम वर्क है जी। ना। ये है कि हमने ये देखा है महिलाएं ज़्यादातर मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेती हैं, जी क्योंकि घर का मैनेजमेंट आता ही है, जी। तो ये मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से निभा लेती है, बहुत अच्छे से। अच्छा मैम, ये जो इस नाटक में चूँकि आपने प्ले पढ़ा है तो मूल आलेख से आपने अलग क्या किया, इसमें नया किया है? मूल आलेख से अलग हट के आपने क्या नया एक्सपेरिमेंटेशन किया है? देखिए क्या एक्सपेरिमेंटेशन किया ये तो मुझे मतलब उस तरह से ध्यान नहीं है। एज इट इज़ किया हमने, उसमें कुछ तथ्य में कुछ भी बदलाव नहीं किया। हाँ। लेकिन हाँ, हमने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि वो जो राजा और प्रजा के बीच की बातचीत है वो लोगों को कन्वे हो, लोग उससे रिलेट करें, हिरनी और कौशल्या के इमोशंस में ही न फंस के रह जाएं। और हमने उसको रंगों से बांटा, हमने पहली बार उसको डिज़ाइन किया। जी उसको हमने बहुत ही मतलब चूँकि बहुत ही गंभीर और बहुत ही मार्मिक है, जी तो पब्लिक बहुत इसको रोने धोने वाला या मतलब उस तरह से ना उसको समझ ले। बहुत ही कारुणिक प्ले है, तो पब्लिक को थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी लगना चाहिए। तो हमने उसमें नृत्य और जो संगीत डाला, उससे पब्लिक बैठी रहती है, कनेक्ट करती है और अंत तक नाटक के सार तक या उसके जिस्ट तक पहुंचती है। जी अगर वो सिर्फ रोने धोने का प्ले होकर सिर्फ दो लोग के संवाद के बीच का हो जाते होकर रह जाता तो पब्लिक शायद बोर हो जाती। जी तो हमने कुछ नया प्रयोग, कुछ अलग करने की कोशिश नहीं की है, और हमें ये भी नहीं मालूम कि हमने क्या अलग किया, क्योंकि हमने इसके पहले उस नाटक को पहले कहीं देखा नहीं। शायद देश भर में पहली बार हमने ही उसको प्रस्तुत किया। जी तो हमारे बाद किसने क्या किया और उसने क्या अलग किया है ये तो वही बता सकता है। हमने तो जैसा विभा जी ने, दीदी ने भी कहा और बाकी जो हमको उस नाटक का अप्लॉज मिला, जी तो हमें लगता है कि हमने उस नाटक के साथ न्याय किया। हाँ, लेकिन उस नाटक पे भोपाल में थोड़ा सा हमला भी हुआ, भारत भवन में। कुछ लोगों ने, असंतुष्ट लोगों ने आके तोड़ दिया कि भाई राम के बारे में इस तरह से कहा जा रहा है और वो कहा जा रहा है कि राम के लिए उसको मार दिया गया और मतलब भोज में मांस बनता था। लेकिन ये बात तो यूपी बिहार के सोहर में घर घर में गाई जाती है। वो सोहर, जिस सोहर के आधार पे वो है बना है नाटक, वो सोहर बच्चे के जन्म में मिथिला में और बिहार में हर घर में गाया जाता है। लेकिन किसी को विरोध करना है तो कर रहा करेगा है। और जो विरोध करने वाले थे, पता चला बाद में कि उनका कोई नाटक उस फेस्टिवल में शामिल नहीं हो पाया था, इसलिए उन्होंने ये इशू क्रिएट करके विरोध किया जी इस तरह का। हालांकि उस नाटक को बहुत पसंद किया गया और हमने बाद में उसमें इसका एक और इंसिडेंट बताते कि हमने उस नाटक को विभा रानी जी के बुलाने पे हमने थाने के सेंट्रल जेल में जो सजा याफ्ता कैदी थे, उम्र कैद के कैदी थे, बलात्कार के कैदी थे, उनके बीच में हमने ये नाटक किया थाने सेंट्रल जेल में। और जब हमने वो नाटक किया तो सारे गंभीर सजा में पाए मुजरिम लोग थे और मेरे साथ मेरा बच्चा भी उस समय शायद 1-1.5-2 साल का रहा होगा, तो वो गया था। तो बाद में वो सारे कैदी इतने भावुक हो गए, इतना ज़्यादा कनेक्ट कर दिए उसमें कि वो सारे जो बलात्कार की और उम्र कैद की सज़ा की, हत्या की सज़ा के या बहुत गंभीर सज़ा पाए हुए कैदी थे, बाद में आके सब मिल रहे थे, हम लोग से तारीफ़ कर रहे थे। हमारे बच्चे को जो जेल में ही कहीं
उस टॉफ़ी वॉफ़ी मिलती है, शायद उन लोग ने पान कोई दुकान रहती, वहाँ से टॉफ़ी खरीद के ला के हमारे बच्चे को दे रहे थे, मेरे बेटे को, जो कि अब 23 साल का हो चुका है। तो वो एक बड़ी अच्छी याद है कि उन लोगों ने किस तरह से इस नाटक को कनेक्ट किया। 23 साल पहले पहली बार मंचन किया था आपने? हाँ, करीब 20 साल हो गए उस मंचन को, मतलब 2-2.5 साल का रहा होगा बेटा। ओके। और उसमें कोई लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, क्योंकि दिन में हुआ था प्ले और सिर्फ एक मंच था, और जो हमारी लाइट की डिज़ाइनिंग थी वो सब कुछ नहीं, क्योंकि जेल में लाइट वाइट उस तरह ले नहीं जाते, लेकिन वो सिर्फ कथ्य था, उसमें लाइट गायब था, लेकिन गीत संगीत वो सब था। लेकिन तो भी उन कैदियों ने उससे कनेक्ट किया, रिलेट किया, तो वो एक बहुत अच्छा अनुभव था हमारे लिए। जी सर। अच्छा, आपको लगता है ओवरऑल सर आपने सब कुछ बता दिया, कुछ ऐसा है जो कि बताना आप चाहते हैं? अंतिम प्रश्न है ये, आपको लगता है अगर कुछ छूट गया तो ठीक है, आप बता सकते हैं, नहीं तो बस यही बताना है कि मतलब विभा रानी जी का शुक्रिया कि उन्होंने हमको विश्वास करके वो प्ले दिया। वो यहाँ पे आई, हमारे ग्रुप से मिली, तो उन्होंने अरुण दादा को प्ले दिया, तो अरुण दादा ने प्रगति को दिया कि भाई इसके साथ तुम ही न्याय कर सकती हो जी। तो प्रगति और हमने मिलकर उस पर काम शुरू किया। विभा रानी जी ने एक बार वो एक स्टोरी सुनाई थी कि उनको इस नाटक को लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली। वो बताती थी कि शायद उनकी माँ जहाँ जिस कमरे में सोती थी, तो मतलब एक चूहिया रोज़ पता नहीं कहाँ से उतर के आती थी और उनके पैर में काट के चली जाती थी, या तो रोज़ वो काटे और उनको तकलीफ हुई। बाद में फिर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने शायद सारे दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन फिर भी पता नहीं वो कहाँ से उतर के आती थी और पैर में काट के चली जाती थी, क्योंकि उस चूहिया ने बच्चे दिए थे जहाँ पे उनका पैर रहता था, तो अपने बच्चों को लेके इनसिक्योर थी। कुछ इस तरह की स्टोरी उन्होंने सुनाई थी कि और मतलब एक माँ कितनी अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए या अपने बच्चे के लिए कितनी पॉजिटिव रहती है। तो ये सोच के उन्होंने ये प्ले मतलब उस चूहिया वाली कहानी से मतलब प्रेरणा पाके उन्होंने फिर उस सोहर को आधार बना के ये पूरा नाटक लिखा। लेकिन वो नाटक मतलब एक माँ के सिर्फ पॉजिटिवनेस, एक माँ की करुणा या माँ की पीड़ा के बारे में नहीं है, वो विशुद्ध राजा और प्रजा के बीच का ही संवाद है। थैंक यू सर कि आपने अपना इतना मूल्यवान वक्त दिया। थैंक यू। शुक्रिया।